ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने कितना पढ़ लिया अभी तक? तो हम जो टॉपिक पर पहुंचे थे वो था यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से वो कर्ड यानी कि दही बनाने में काम आते हैं, वो ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज बनाने के लिए भी काम आते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया कि किस तरह से उनका कमर्शियल यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमने स्टडी किया मेडिसिन में किस तरह से काम आते हैं। अभी हम सीखेंगे कि वो वैक्सीन बनाने के लिए किस तरह से काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वैक्सीन या फिर मेडिसिन किस तरह से बनाई जाती है उनका यूज करके बहुत ही डिटेल के अंदर समझाया था, जितना हमें जरूर था उससे भी ज्यादा। तो इस टॉपिक के अंदर थोड़ी बहुत चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है और थोड़ी बहुत बाकी है वो भी मैं कर दूंगा। तो वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है? तो when any harmful disease causing microbes enter our body, then our body make antibodies for them and the antibody kills or deactivates the harmful microbes मतलब कभी भी कोई हार्मफुल डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स मतलब जो रोग फैला सकते हैं ऐसे कोई माइक्रोब्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तभी हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है, मतलब सामने लड़ने के लिए दवा बनाती है। तो एंटीबॉडीज वो क्या करती है? तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको या तो किल कर देते हैं या फिर उन्हें डीएक्टिवेट कर देती है, या तो उसे एकदम नष्ट कर देती है या फिर उसे ऐसा बना देती है कि वो नुकसान ना पहुंचाते, वो भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो डीएक्टिवेटेड माइक्रोब्स हैं, अभी जो डीएक्टिवेटेड माइक्रोब्स हैं are used for making antibodies for cure of the disease। तो अभी जो डीएक्टिवेटेड माइक्रोब्स है वो हम किसी भी इंसान के शरीर के अंदर डालेंगे, उसका शरीर एंटीबॉडीज बनाएगा, वो माइक्रोब सब कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डीएक्टिवेटेड हो चुके हैं, उन्हें पहले से डीएक्टिवेटेड कर दिया है। अभी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लो किसी और के शरीर में डालो, वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। वो एंटीबॉडीज अब दवा है वो किसी को भी दे दो तो उस रोग से, उस बीमारी से वो बचा रहेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम सभी ने बचपन में पोलियो की वैक्सीन ली हुई है। पोलियो की 2 से 3 ड्रॉप हमें डाला जाता था, तो उससे क्या होता था? वो भी एंटीबॉडीज है, वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर है, हमारा शरीर उसे सेव करके रखेगा। अभी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो हमें पोलियो का डिसीज दे सकता है, तो हमारी बॉडी के पास पहले से उससे लड़ने के लिए हथियार है, मतलब कि पोलियो के हमारे पास वैक्सीन है, उसके एंटीबॉडीज है, हमारा शरीर तुरंत उनसे लड़ेगा और हमें पोलियो नहीं होने देगा। तो इसी तरह बीमारियों से बचने के लिए बचपन में ही बच्चों को, चिल्ड्रन को ऐसी एंटीबॉडीज दी जाती है। उसके अलावा एक बार एंटीबॉडीज बन गई तो उसके बाद क्या होता है? द बॉडी also remembers the microbes
It can be used if the same disease causing microorganisms enter our body again. ये मैंने क्या लिखा है? Your body also remembers the microbes and antibody. हमारा जो शरीर है वो माइक्रोब को और एंटीबॉडी को दोनों को याद रख लेगा। चलो एक बार मेरे शरीर के अंदर मैं जब छोटा था मुझे पोलियो की ड्रॉप्स दी तो मेरे शरीर ने याद रख लिया कि चलो ये पोलियो की ड्रॉप है मुझे सेव करके रखनी है। अभी उसने याद करके रखा हुआ है कभी भी पोलियो के माइक्रोब्स आएंगे वो उसके सामने लड़ेगा उन्हें हरा देगा। दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको कोरोना वायरस वाला एग्जांपल दिया था, मान लो कोई एक इंसान है उससे पहले कोरोना वायरस हुआ था उसके शरीर ने एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लिए वो ठीक हो गया, तभी उसका शरीर एंटीबॉडीज को याद रखेगा और साथ में सामने वाले वायरस को भी याद रखेगा। वही फिर से वो वायरस अगर आते हैं तो उसकी बॉडी के पास एंटीबॉडीज है उसका वो यूज फिर से करेगा, टाइम नहीं लेगा वो पहले जितना। तो इस पॉइंट का ये मीनिंग हुआ। तो इस तरह से एंटीबॉडी से वैक्सीन से बहुत सारी बीमारियां हैं उसे ठीक की गई है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो एक है कोलेरा, दूसरा है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी। टीबी नाम हमें ज्यादा इजीली याद है और पता है। तो कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके अलावा स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस आर क्योर्ड यूजिंग, इसकी जगह लिखते हैं हम कैन बी क्योर्ड यूजिंग वैक्सीन। चलो तो कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस ऐसे जो डिसीज है उनको वैक्सीन का यूज करके क्योर किया जा सकता है, मतलब कि उससे हम ठीक हो सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या बोला। तो वे भी कोई हार्मफुल डिसीज हमारे शरीर के अंदर एंटर करने की ट्राई करते हैं तब हमारा बॉडी इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। वो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, तो जो भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है उन्हें या तो मार देती है, किल कर देती है, या फिर उन्हें डीएक्टिवेट कर देती है। जो डीएक्टिवेट किए हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनका यूज किया जाता है और उनसे बनाया जाता है एंटीबॉडीज। और उस एंटीबॉडीज हम क्योर बनाते हैं उस डिसीज का, उसका दवा बनाते हैं। हमारा बॉडी साथ में याद रखता है कि कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी बनाई गई थी, ताकि अगर वो सेम डिसीज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म फिर से हमारे बॉडी में एंटर करें तो हम उसके सामने बच सकें। उसके अलावा ऐसी बीमारियां, ऐसे डिसीज जिनको वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है वैक्सीन से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। When any harmful disease causing microbes enter our body makes antibodies for them, and the antibodies या तो kills or deactivates the harmful microbes. The deactivated microorganisms are used for making antibodies and the cure of the disease. उसकी दवा बनाने के लिए यूज होता है। Our body remembers, हमारे शरीर याद रखता है the microbes and antibodies, कौन से माइक्रोब्स है उसके लिए कौन से एंटीबॉडीज बनाए थे वो याद रखता है। So it can be used again if the same disease causing microorganisms are entering our body again. तो उसका यूज इसलिए याद रखता है वो, ताकि अगर फिर से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करें तो उसे हम फिर से यूज कर सकें। इसलिए हमारा बॉडी दोनों को याद रखता है। इसी तरह से कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सभी बीमारियों को वैक्सीन का यूज करके ठीक किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बोर्ड पे से इतना कॉपी कर लो और इतना एक बार लिख लो।
अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा सर बाकी सारी चीजें समझ में आ गई कि भाई माइक्रोवेव का बर्ड्स बनाने के लिए यूज है, ब्रेड केक पेस्ट्रीज बनाने के लिए यूज होते हैं, कमर्शियल यूज में किस तरह यूज होते हैं वो भी हमने समझ लिया पिछले लेक्चर्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, वैक्सीन के अंदर। लेकिन सर सोइल की फर्टिलिटी मतलब सोइल को अच्छा बनाने के लिए किस तरह यूज हो सकते हैं उसे हम समझते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट्स needs nitrogen for their growth. प्लांट्स को अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो आप बोले सर उसमें क्या प्रॉब्लम है, एयर के अंदर तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, जितनी पूरी एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसमें से टोटल 78% सिर्फ नाइट्रोजन है। तो क्या बात है, ले सकते हैं बहुत आराम से। बट प्लांट्स cannot use nitrogen gas directly from the atmosphere. तो जो भी प्लांट्स है उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, ऐसी एबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट आसपास एटमॉस्फेयर में से डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस का यूज कर सके। तो अब क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर सम बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, तो सम माइक्रोब्स कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू द सोइल। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को जमीन के अंदर सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। और उसके बाद जो प्लांट्स है बहुत ही आराम से सॉइल के अंदर से जो भी नाइट्रोजन है उसे यूज कर सकते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सोइल। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्लांट्स है उन्हें नाइट्रोजन चाहिए रहता है उनके ग्रोथ के लिए, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जमीन के अंदर। और आपको याद हो तो कुछ लेक्चर्स के पहले मैंने समझाया था कि राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जमीन में फिक्स होने के बाद, सॉइल में फिक्स होने के बाद प्लांट इसका यूज कर सकते हैं। तो सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अभी आपको लगेगा सर बाकी सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन सर ये जरा बताइए एनवायरनमेंट को किस तरह क्लीन करता है, ये तो मैं नहीं मानता। तो स्टूडेंट समझाता हूँ आपको मैं कि किस तरह से माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई एनिमल है वो डेड हो जाता है तो उसकी डेड बॉडीज ऐसे ही कहीं पे पड़ी रहती है, तो उसमें से एक तो बहुत गंदी उसमें से स्मेल आती है, उसके अलावा आसपास वो बीमारी भी फैला सकता है, तो आसपास बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो व्हेन एनी डेड बॉडी
ओके स्टूडेंट्स, तो बस हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।